बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान हमारे सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार नमस्कार। तो चलिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 5 और 10 गायों को मिनी डेयरी की स्थापना के लिए ले सकते हैं अनुदान। सिंचाई के लिए राज्य के किसान अनुदान पर ले सकते हैं पंप सेट और पाइप। सूर्यमुखी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद KBSH 44। अब समाचार विस्तार से। लातेहार, सिमडेगा, खूंटी, हजारीबाग, गढ़वा, रामगढ़, चतरा, गुमला, रांची और हजारीबाग जिला में कामधेनु डेयरी फार्मिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत इन जिलों के प्रगतिशील पशुपालकों को मिनी डेयरी के लिए 5 दुधारू गाय और 10 दुधारू गाय दिया जाएगा। इसमें सामान्य कोटि के लाभुक को 25% और ST/SC लाभुक को 33.33% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए पंप सेट और पाइप देने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत वैसे लाभुकों का चयन किया जाएगा जिन्हें सिंचाई के लिए मनरेगा कुआं मिला है या जो तालाब जीर्णोद्धार योजना एवं जल निधि योजना के तहत निर्मित परकोलेशन टैंक के लाभान्वित पानी पंचायत के सदस्य हैं। पंप सेट और पाइप के लिए 20,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सूकरों में होने वाला खुरहा चपका गंभीर रोग है। सूकर पालक भाइयों, आप अपने सूकरों को इस रोग से बचाने के लिए टीका दिलाएं। साल में 2 बार खुरहा चपका का टीका दिलाएं। 3 महीने से अधिक उम्र के सभी सूकरों को ये टीका दिया जा सकता है। सूकर पालन कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाला पशुपालन व्यवसाय है, लेकिन सूकरों को खुरहा मुंहपक्का रोग हो जाए तो ये सूकर और सूकर पालक दोनों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इस रोग के कारण सूकरों के खुर में घाव और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इससे उन्हें चलने और खाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इससे बचाव के लिए सूकरों को 6 महीने के अंतराल पर 2 टीका दिलाएं। खुरा चपका रोग से बचाव के लिए विशेष करके अगर सुकरों में जाएं तो 3 महीना से ऊपर के जितने सुकरे होते हैं उन सबों को साल में आप 2 बार टीकाकरण अवश्य कराएं। और टीकाकरण किसी भी महीने से आप शुरुआत कर सकते हैं। सूर्यमुखी की गर्मा खेती के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में सूर्यमुखी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद मॉडर्न सूर्या या KBSH 44 लगाएं। सूर्यमुखी की खेती के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सूर्यमुखी से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन में आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई, अगर मान लीजिए कि सूरजमुखी की खेती अगर करें तो इसमें अगर उन्नतशील प्रजाति है तो इसमें मॉडर्न और सूर्या ये 2 किस्म का हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। अगर हाइब्रिड या संकर किस्म का अगर व्यवहार करते हैं तो उसमें KBSH जो है वो 44 या 53 ये यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ ज्वालामुखी है, इसको हम लोग यहाँ पर खेती कर सकते हैं। कतारों में बीज बुआई और खाद डालने के लिए बिरसा बीज सह खाद ड्रिल कृषि उपकरण है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैल चालित यंत्र है और इसकी कार्य क्षमता 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। इस मौसम में धूप और नमी के उतार चढ़ाव से लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के हमले का खतरा बढ़ जाता है। किसान भाई इन कीटों के रोकथाम के लिए खेत में 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। जी हाँ, अगली जानकारी वर्मी एवं नादेव खाद बनाने की विधि व इस्तेमाल के बारे में है, तो गौर से देखिए और लाभ उठाइए। विगत कुछ दशकों में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया। रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग के दुष्परिणाम और खर्च से बचने के लिए किसान जैविक खेती करने की दिशा में कई प्रयोग किए, जिनमें नादेव खाद एक है। नादेव एक खाद बनाने की विधि है। इसका सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये कम समय में, कम गोबर में और अधिकतम कम मेहनत में अधिकतम खाद का उत्पादन होता है। यह एक महाराष्ट्र के किसान थे, पांडे जी, उन्हीं के द्वारा ये इस खाद बनाने की विधि को तैयार किया गया है और काफ़ी प्रचलित है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी जो मैंने बताया कि समय भी कम लगता है और इसमें जो गोबर की मात्रा वो भी कम लगती है और मेहनत भी कम लगता है और काफ़ी क्वालिटी जैसा खाद बन जाता है। इस विधि से खाद बनाने के लिए पहले एक 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचाई वाली एक संरचना तैयार करें। यह संरचना गड्ढा खोदकर ईंट से तैयार करें। संरचना की लंबाई चौड़ाई में उपलब्ध जमीन के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। सबसे पहले इसके बनाने की विधि है कि इसको एक स्ट्रक्चर की संरचना की ज़रूरत पड़ती है। संरचना ईंट का संरचना बनता है। करीब आप देख लें कि करीब 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा आकार का ये संरचना बनता है। लंबाई को हम अपनी आवश्यकता अनुसार, संसाधन के अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं, लेकिन जो चौड़ाई है और ऊंचाई है उसको ऊंचाई को हम 3 फीट से ऊपर नहीं रख सकते हैं और चौड़ाई को भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 फीट रहे तो अच्छा है। तो 10 बाई 6 बाई 3 का संरचना यदि बनाते हैं तो इसमें करीब 1500 ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। 1500 ईंट की ज़रूरत पड़ती है और इसको एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में, इस संरचना में इसका नादेव खाद बनता है। बनाते समय सबसे पहले 3 ईंट हम एक के बाद सटा के बनाते हैं, फिर एक अल्टरनेट ईंट को छोड़ते जाते हैं, मतलब जैसे मधुमक्खी का छत्ता बनता है ना, उस तरह से वो होता है। और फिर 3 ईंट डालते हैं, फिर एक छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते लास्ट में एकदम 3 ईंट से कम्पैक्ट करते हैं। नादेव खाद तैयार करने के लिए खेत से प्राप्त खरपतवार, पशुओं के आहार के अवशेष, गोबर, गोमूत्र एवं खेत के ऊपरी हिस्से की उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले भरते समय हमको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जो भी खरपतवार हैं, किसी भी तरह का खरपतवार, खेत का खरपतवार हो या पशु के आसपास का खरपतवार अवशेष पड़ा है, उसको इकट्ठा करके हम रखेंगे। दूसरा है कि हमको थोड़ा गोबर चाहिए और तीसरा पानी चाहिए और चौथा खेत की ऊपरी सतह की अच्छी मिट्टी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम करते क्या है कि 6 इंच हम कूड़ा करकट को, जो खरपतवार, उसको डालते हैं। फिर उसके ऊपर हम करीब 5 केजी गोबर, 5-6 केजी गोबर को 100 से 100 लीटर पानी में घोल लेते हैं। इतना पतला घोल होना चाहिए। उस घोल को ऊपर से डालते हैं कि पत्ते तक, नीचे तक पहुंच जाए। फिर इसके ऊपर हमको एक पतली परत मिट्टी वैसी मिट्टी होनी चाहिए जो उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके द्वारा जीवाणु उसमें प्रवेश करते हैं जो कि सड़न का कार्य करते हैं। पतली मिट्टी की परत डालते हैं और फिर ये क्रम को हम बार बार दोहराते रहते हैं। जीवाणुओं को पनपने के लिए एवं खरपतवारों को सही ढंग से सड़ाने के लिए मिट्टी में नमी अवश्य बनाकर रखें। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमी, कह ले पानी तो नहीं, नमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमी यदि ठीक से रहेगी तो सड़न भी अच्छे से होगा और सड़न अच्छे से होगा तो समय कम लगेगा, क्योंकि जो जीवाणु जो सड़ाते हैं उनको नमी की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो हमको नमी को बीच बीच में, जैसे गर्मी के समय थोड़ा नमी को फ्रिक्वेंटली करना है, 4 दिन 5 दिन 7 दिन पे करना पड़ता है। जाड़े में थोड़ा अंतराल ज़्यादा होता है। नमी हल्की सी देख के
देख के पता किया जा सकता है नमी की आवश्यकता है कि नहीं है, तो नमी को हमेशा बना के रख सकते हैं। लेकिन नादेब खाद की यही खूबसूरती है कि नादेब खाद बनाते समय हम इस तरह का स्ट्रक्चर और इस तरह का ऊपर से लेप कर देते हैं कि इसमें नमी की मात्रा भी बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत कम नमी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऊपर से पैक रहता है और साइड से छिद्र होता है, उससे ऑक्सीजन जाता है, सड़न भी अच्छे से होती है, नमी की भी कम आवश्यकता पड़ती है और समय भी कम लगता है। हालांकि नाडेब खाद तैयार करना काफी आसान है, परंतु इससे संबंधित जानकारियों के लिए किसान भाई प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये किसान भाई इसके लिए प्रशिक्षण की बहुत जगह इसकी सुविधा उपलब्ध है। जैसे हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पे भी प्रशिक्षण इसके चलते हैं। ये 2 तरह के भी प्रशिक्षण है। आप आवासीय प्रशिक्षण है, 5 दिन 7 दिन से लेकर 1.5 महीना 2 महीना 3 महीने के भी हैं, और गांव में भी इस तरह की इनको ज़रूरत पड़ती है। किसान भाई को लगता है कि ज़रूरत है, गांव में भी समय नहीं है, तो वहाँ भी प्रशिक्षण का किया जा सकता है। आत्मा है ज़िले में, आत्मा में वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से संपर्क करके उनके सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अब बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं जो ये कार्य करते हैं, तो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है। कोई भी किसान यदि जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है या लगता है कि अपना आय को बढ़ाने के लिए इनपुट कॉस्ट, सबसे बड़ी चीज़ है कि लागत को कम करना है, तो लागत कम करने का एक ये बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है कि हम जैविक खाद का ज़्यादा व्यवहार करें। जैविक खाद जैसा सब लोगों को मालूम है प्राकृतिक खाद है, और ये सभी चीज़ें कूड़ा करकट, गोबर, खरपतवार, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ये हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा करता है, फसल का उत्पादन भी बढ़ाता है और लागत को भी कम करता है। जैविक खाद मिट्टी की रीढ़ है। इससे फसल की गुणवत्ता, मिट्टी की उर्वरा और जल धारण क्षमता बढ़ती है। जैविक खेती से आमदनी भी बढ़ती है और सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान भाई इन योजनाओं का लाभ उठाकर एवं कम खर्च, कम संसाधन, कम मेहनत और कम समय में नाडेब खाद तैयार कर एक नया प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, आज की दूसरी जानकारी है झाड़ीदार फ्रेंच बीन की वैज्ञानिक खेती व प्रभेद के चुनाव के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी। फ्रेंच बीन या फ्रांस बीन एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। फ्रेंच बीन की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 3 से 4 बार अच्छी तरह से जुताई कर ले एवं अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर पाटा चला ले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रेंच बीन एक झारखंड राज्य की एक प्रमुख फसल है और बहुत से किसान भाइयों द्वारा इसकी खेती की जाती है। तो जो सबसे प्रथम चरण होता है वो होता है खेत की तैयारी का। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ झारखंड की अधिकतर भूमि हमारी अम्लीय भूमि है, तो इसमें चूने का या डोलेमाइट का प्रयोग अवश्य करें जिससे उसकी अम्लीयता में सुधार किया जा सके। इसके लिए 1 से 1.25 kg प्रति डिसमिल की दर से हमें चूने का प्रयोग करना होगा, और इसका प्रयोग करते समय थोड़ा सा ध्यान दें कि मृदा में थोड़ी नमी ज़रूर बनी रहे, और कम से कम बुआई से इसका 15 से 20 दिन पहले ही इसका प्रयोग कर लें, जिससे ये जो हमारी फसल है उसके साथ इसका कोई रिएक्शन ना होने पाए और उसकी अम्लीयता में भी सुधार के लिए इसे पर्याप्त समय मिल जाए। तो इसके अलावा जब फ्रेंच बीन की हम लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो भूमि की 3 से 4 जुताइयाँ देसी हल से करके और उसको समतल कर लेते हैं, और अंतिम जुताई के समय किसान भाइयों उसमें 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिलानी चाहिए। गोबर की खाद पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, अन्यथा उसमें दीमक के खेत में समस्या उत्पन्न होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो कभी भी कच्चे गोबर का प्रयोग न करें। इस मौसम में कृषि वैज्ञानिक झाड़ीदार फ्रेंच बीन लगाने की सलाह देते हैं। पूसा पार्वती, अर्का कोमल, कंटेंडर और स्वर्णप्रिया झारखंड के लिए फ्रेंच बीन की प्रमुख झाड़ीदार किस्में हैं। इन्हें लगाने से पहले 6 से 8 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा से प्रति किलो की दर से उपचारित कर ले। किसान भाइयों, फ्रेंच बीन हमारी ऐसी फसल है जिसमें हमारे जो नाइट्रोजन को अवशोषित करने वाली गांठें होती हैं या जिसमें जड़ों में जो गांठें बनती हैं जो अन्य दलहनी फसलों में होती हैं वो नहीं होती हैं। इसमें अगर प्रभेदों की बात करते हैं हम, तो इसके लिए जो झाड़ीदार प्रभेद हमारे हैं वो हैं पूसा पार्वती, अर्का कोमल, कंटेंडर, स्वर्णप्रिया। ये हमारी जो झारखंड राज्य के लिए उपयुक्त किस्में हैं, इनका किसान भाव चुनाव कर सकते हैं। और इसमें बीजोपचार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारे बीज हैं उसको ट्राइकोडर्मा से अवश्य उपचारित कर दें, जिससे इसमें किसी प्रकार की बुआई के पश्चात जो फफूंद जनित बीमारियां होती हैं वो ना आएँ। इसके लिए प्रति किलो बीज की दर से हमें 6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा का हमें प्रयोग करना चाहिए। और इसके बीजोपचार के उपरांत
किसी भी प्रकार का हमें अगर देरी न करते हुए इसकी बुआई कर देनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिक झाड़ीदार फ्रेंच बीन कतार में लगाने की अनुशंसा करते हैं। हालांकि पौधे से पौधे की दूरी प्रजाति पर निर्भर करती है, लेकिन आमतौर पर कृषि वैज्ञानिक कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखने की सलाह देते हैं। किसान भाइयों, इसे अगर हम कतारों में लगाते हैं और छिटकुआं विधि से ना लगा के कतारों में लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कतारों में जब हम इसको लगाने की बात करते हैं तो 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी हम कतारों से कतारों के बीच में रखते हैं और पौध से के बीच में हमारी 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी हमें उपयुक्त मानी जाती है। यद्यपि ये जो दूरी होती है ये प्रजातियों के अनुसार थोड़ी सी अधिक या कम हो सकती है, परंतु सामान्य दशा में इस प्रकार की दूरी पर अगर हम बीजों को लगाते हैं, बीजों की बुआई करते हैं तो हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। फसल को पानी और पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर पहली बार और 40 से 45 दिनों के अंतराल पर दूसरी बार निराई गुड़ाई करें। किसान भाइयों, इसमें खरपतवार की जब बात आती है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खरपतवार जो हमारे खेती में लगने वाले विभिन्न रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारा पोषक तत्व है या पानी है, इनके साथ मुख्य खेत फसल के साथ प्रतियोगिता करके उनका अवशोषण करते हैं, जिससे हमारी उपज विपरीत रूप से प्रभावित होती है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें जब उर्वरक प्रबंधन के दशा में हम इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन की 40 से 50 किलोग्राम मात्रा, पोटाश की जो है फास्फोरस की 80 किलोग्राम मात्रा, 75 से 80 किलो, और पोटाश की हमें 50 से 60 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसको 3 भागों में कुल मात्रा को बांट के 2 भाग नाइट्रोजन और पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा को खेत की तैयारी के समय ही हमें मिला देना होता है, और जो हमारे नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा होती है उसको 20 से 25 दिन बाद जब हम निराई गुड़ाई करते समय और मिट्टी चढ़ाते समय हमें खेत में दे देना चाहिए। फ्रेंच बीन की खेती को माहू और थ्रिप्स जैसे कीट और पाउडरी मिल्ड्यू तथा एंथ्रेक्स नो जैसे रोग काफी नुकसान पहुंचाते हैं। भाइयों, अगर हम देखभाल की बात करते हैं, जैसा हमने बताया कि नियमित अंतराल पे इसकी सिंचाई करते रहें, और उसके बाद जब हम प्रमुख इसमें कीट और रोगों की बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख कीट लगते हैं वो सबसे ज़्यादा इसे माहू इसे प्रभावित करता है। तो माहू के नियंत्रण के लिए या हमारा कभी कभी इसमें जो है थ्रिप्स का भी प्रभाव देखा जाता है। तो इन दोनों ही कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8 SL बाज़ार में उपलब्ध होता है, उसकी हमें 1 ml मात्रा को 2 लीटर पानी में घोल के इसका उपयोग करना होता है। किसान भाइयों, थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि यथासंभव इसका जो हम प्रयोग करें वो जो हमारा दूसरा पहर है दिन का, उसी समय हमें करना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इसमें अन्य रोगों की, तो इसमें थोड़े से जैसे कि हमारा पाउडरी मिल्ड्यू, या जिसे हम इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए हमें सल्फेक्स का प्रयोग करना होता है। तो 1 ग्राम सल्फेक्स को 3 लीटर पानी में घोल के हम इसका छिड़काव करें। और यथासंभव अगर हम देख रहे हैं कि इसमें जो रोग है या बीमारी है उसके लक्षण हमें अधिक दिनों तक दिखाई दे रहे हैं, तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पे इसका पुनः एक बार छिड़काव कर दें। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे रोग की बात करते हैं तो एक एंथ्रेक्नोज नामक जो बीमारी है उसकी समस्या देखी जाती है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो पत्ती होती है, पत्ती में लाल भूरे रंग के हल्के लाल और भूरे रंग के धब्बे हमें दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हेक्साकोनाजोल जो दवा हमारी बाज़ार में उपलब्ध है उसका 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल के इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से फ्रेंच बीन की खेती करने पर अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? ये हमें आपके द्वारा लिखित चाहिए, इसलिए आप फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमसे आप फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं, तो फटाफट संपर्क कर लीजिए। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।